नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हम लोग घटना चक्र पूर्वावलोकन के तहत भारत का संवैधानिक विकास चैप्टर देख रहे थे। दोस्तों, भारत का संवैधानिक विकास से संबंधित दोस्तों एक वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोडेड है। जिन दोस्तों ने इस चैप्टर को कवर ना किया हो वो दोस्त उस वीडियो से जाके इस चैप्टर को कवर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग इस चैप्टर का पार्ट 2 देखते हैं। दोस्तों सारे प्रश्न हम लोग प्रैक्टिस फॉर्म में देखेंगे, क्योंकि परीक्षाएं काफ़ी पास में है दोस्तों, इसलिए हम लोग इसको डिटेल फॉर्म में नहीं कवर करेंगे। बाद में इस पुस्तक को हम लोग दोस्तों डिटेल फॉर्म में भी कवर करेंगे। चलिए आप हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है इसका 36वां प्रश्न। दोस्तों पहली वीडियो में हम लोग 35 प्रश्न तक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, 36वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। हमारा 36वां प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे आप लोग। दोस्तों कह रहा है कि ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी। क्या है कि ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए है भारतीय काउंसिल अधिनियम 1892, मिंटो मार्ले सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मिंटो मार्ले सुधार 1909। क्या हो जाएगा? मिंटो मार्ले सुधार 1909। ऑप्शन बी के द्वारा जो हमारा मिंटो मार्ले सुधार है उसके द्वारा 1909 में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। मिंटो मार्ले सुधार 1909 के द्वारा भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। इस प्रकार हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न 37वां नंबर कि निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया। निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया। ऑप्शन ए है रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, ऑप्शन बी है चार्टर अधिनियम 1833, ऑप्शन सी है पिट इंडिया अधिनियम 1784, ऑप्शन डी है भारतीय परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया गया। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा। इस प्रकार सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को जाना जाता है। क्या है? 38वां नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को जाना जाता है किस नाम से दोस्तों? ऑप्शन देखेंगे मॉन्टेग्यू घोषणा, ऑप्शन बी मार्ले घोषणा, ऑप्शन सी मिंटो घोषणा, ऑप्शन डी चेम्सफोर्ड घोषणा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को हम लोग मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जानते हैं। किस नाम से? मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से। इस प्रकार सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को जाना जाता है मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से। इस प्रकार सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है 39वां नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है। क्या है? द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है। ऑप्शन ए है लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन बी है हेक्टर मुनरो, ऑप्शन सी है लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन डी है सर लियोनियल कार्टिस, ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि हम लोग द्वैध शासन का जनक सर लियोनल कार्टिस को मानते हैं। ठीक है, द्वैध शासन का जनक हम लोग सर लियोनल कार्टिस को मानते हैं। इस प्रकार सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न 39वां नंबर प्रश्न था दोस्तों 40वें नंबर प्रश्न की। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 40वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट। क्या है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट। ऑप्शन देखेंगे भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का आधार बनी, भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी, भारत सरकार अधिनियम 1935 का आधार बनी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का आधार बनी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट जो हमारा भारत सरकार अधिनियम 1919 था उसका आधार बनी। ठीक है, क्या हो जाएगा कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन
बी जो इसका हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। सही आंसर ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 41वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है हमारा दोस्तों कि 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। फिर देखेंगे क्या कह रहा है प्रश्न। 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। ऑप्शन ए है दोस्तों लॉर्ड जॉर्ज, ऑप्शन बी है जॉर्ज हैमिल्टन, ऑप्शन सी है सर सैमुअल होर और ऑप्शन डी है लॉर्ड सेलिसबरी। ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था लॉर्ड जॉर्ज। कौन था? लॉर्ड जॉर्ज। इस प्रकार सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। लॉर्ड जॉर्ज जो था वह मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के पास होने के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। सही आंसर ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली क्या है। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली डायरकी किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी। ऑप्शन ए है 1892, ऑप्शन बी है 1909, ऑप्शन सी है 1919, ऑप्शन डी है 1935। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी। 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी। इस प्रकार सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह चलिए दोस्तों 43वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों हमारा कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन डायरकी सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है। क्या है? भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन डायरकी सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है। ठीक है, ऑप्शन ए है केंद्रीय विधानमंडल का 2 सदनों में विभाजन, 2 सरकारों अर्थात केंद्रीय और राज्य सरकारों का शुरू किया जाना। ऑप्शन सी है 2 शासक समुच्चय, एक लंदन में और दूसरा दिल्ली में होना। ऑप्शन डी है प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों का 2 प्रवर्गों में विभाजन। ठीक है, तो भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि प्रांतों में क्या है, प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों का 2 प्रवर्गों में विभाजन। प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों का 2 प्रवर्गों में विभाजन। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 44वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, देखेंगे कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित थे। क्या है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित थे। ऑप्शन ए है सामाजिक सुधार, ऑप्शन बी है शैक्षिक सुधार, ऑप्शन सी है पुलिस प्रशासन में सुधार, ऑप्शन डी है सांविधानिक सुधार। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव जो थे दोस्तों वह सांविधानिक सुधार से संबंधित थे। क्या थे? सांविधानिक सुधार से संबंधित थे। इस प्रकार सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, यानी कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव सांविधानिक सुधार से संबंधित थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत सरकार अधिनियम 1919 ने निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया। क्या है? भारत सरकार अधिनियम 1919 ने निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया। ऑप्शन ए है न्यायपालिका एवं विधायिका, लेजिस्लेचर के बीच शक्ति का पृथक्करण। ऑप्शन बी है केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता। ऑप्शन सी है भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एवं वायसराय की शक्तियाँ। ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 ने दोस्तों यह केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता का स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है। केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता को, केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919 ने केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया। इस प्रकार सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि द्वैध शासन प्रणाली लागू करने वाला एक्ट आया था। क्या है? द्वैध शासन प्रणाली लागू करने वाला एक्ट आया था 1861 में, 1892 में, 1909 में, 1919 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों द्वैध शासन प्रणाली लागू करने वाला एक्ट आया था 1919 में। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा
कि निम्न में से भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। ऑप्शन ए है दोस्तों, यह अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है, इस अधिनियम में केंद्रीय एवं प्रांतीय विषयों को अलग कर दिया गया था। ऑप्शन बी यह है। ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 वर्ष 1921 में लागू हुआ। फिर देखेंगे, यह अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस अधिनियम में केंद्रीय एवं प्रांतीय विषयों को अलग कर दिया गया था। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919 वर्ष 1921 में लागू हुआ। ठीक है, ऑप्शन हम लोग डी देखेंगे क्या कह रहा है। ऑप्शन नंबर डी देखेंगे कि क्या कह रहा है ऑप्शन डी। चलिए देखते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर डी जो है वह क्या कह रहा है हमारा। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों कि मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव एवं लॉर्ड चैम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। क्या है? मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव एवं लॉर्ड चैम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। ठीक है, तो इसका सही उत्तर दिया गया है दोस्तों ऑप्शन ए। चलिए एक बार हम लोग फिर से ऑप्शन ए देख लेते हैं। चलिए दोस्तों ऑप्शन ए देखेंगे। ऑप्शन ए दिया गया है, क्वेश्चन था हमारा कि निम्न में से भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। तो जो ऑप्शन ए है दोस्तों यह हमारा असत्य है। यह अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से नहीं जाना जाता है। यह अधिनियम मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यह अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के रूप में ना जान के मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के रूप में जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन ए जो है वह गलत दिया गया है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 48वें नंबर प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा, क्या कह रहा है 48वां नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग। 48वां नंबर प्रश्न कथन और कारण का है। कथन कर रहा है दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रवर्तन के साथ शासन का ढांचा और उसकी विशेषताएं एकात्मक और केंद्रीय ही रही। कारण कह रहा है कि सत्ता का एक बड़ा भाग प्रांतों को प्रत्यायोजित किया गया था। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों, ये जो कथन दिया गया है यह गलत है। भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रवर्तन के साथ शासन का ढांचा और उसकी विशेषताएं एकात्मक और केंद्रीय ही रही। कथन जो है हमारा गलत दिया गया है। परंतु जो कारण दिया गया है दोस्तों कि सत्ता का एक बड़ा भाग प्रांतों को प्रत्यायोजित किया गया था, यह कारण हमारा सही है। इस प्रकार सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ए, यानी कि कथन गलत है परंतु कारण सही है। ए गलत परंतु आर सही है। इस प्रकार सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा, यानी कि ए गलत है परंतु आर सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न भी दोस्तों कथन कारण का है। क्या कह रहा है, कथन देखेंगे कि द्विशासन का अर्थ प्रशासन के विषयों का 2 वर्गों में विभाजन था। कथन कह रहा है कि द्विशासन का अर्थ प्रशासन के विषयों का 2 वर्गों में विभाजन था। कारण क्या कह रहा है कि प्रांतों में उत्तरदायी शासन के बोध का प्रवर्तन कराने का प्रयत्न किया गया था। ठीक है, प्रांतों में उत्तरदायी शासन के बोध का प्रवर्तन कराने का प्रयत्न किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है दोस्तों। कथन कारण जो है वह कथन की सही व्याख्या करता है। ठीक है, क्या होगा हमारा, फिर से देखते हैं कथन। द्विशासन का अर्थ प्रशासन के विषयों को 2 वर्गों में विभाजन था, यह सही है दोस्तों। और कारण प्रांतों में उत्तरदायी शासन के बोध का प्रवर्तन कराने का प्रयत्न किया गया था, यह भी सही है दोस्तों। इस प्रकार हमारा आंसर दोस्तों हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या आंसर दिया गया। चलिए दोस्तों, इसका आंसर होगा दोस्तों दोनों ए और आर सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। दोनों ए और आर सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सही आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम से हुआ। क्या है, भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम से हुआ है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए है भारतीय काउंसिल अधिनियम 1909। ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1919। ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन डी है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन जो हुआ था दोस्तों वह हुआ था भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। क्या है, भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन जो हुआ था वह किस अधिनियम से, भारत सरकार अधिनियम 1919, यानी कि ऑप्शन बी जो है वह हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 51वां नंबर प्रश्न।
51 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, 51 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के मुख्य तत्वों में सम्मिलित थे। क्या है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के मुख्य तत्वों में सम्मिलित थे। चलिए देखेंगे, एक संघ का प्रावधान पहला है, दूसरा है प्रांतों को स्वायत्तता देना, दूसरा है, तीसरा है प्रांतों में द्विशासन की प्रस्तावना, तीसरा है, चौथा है केंद्रीय विधायिका को संप्रभुता प्रदान करना। ठीक है देखेंगे क्या कह रहा है, पहला है एक संघ का प्रावधान, दूसरा है प्रांतों को स्वायत्तता देना, तीसरा है प्रांतों में द्विशासन की प्रस्तावना और चौथा है केंद्रीय विधायिका को संप्रभुता प्रदान करना। तो इसमें जो सही स्टेटमेंट दिए गए हैं दोस्तों वह दिया गया है 1 और 2, ऑप्शन ए। ठीक है, क्या कि एक संघ का प्रावधान किया गया था दोस्तों, यह सही है। ठीक है, और दूसरा जो है हमारा प्रांतों को स्वायत्तता देना, यह भी सही है। जो तीसरा और चौथा है दोस्तों यह हमारा गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, तो क्या क्या सही है, एक संघ का प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था और भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा ही प्रांतों को स्वायत्तता दी गई थी। ठीक है, इस प्रकार सही आंसर हो जाएगा 1 और 2। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की। 52वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की। ऑप्शन ए है भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन बी है कैबिनेट मिशन, ऑप्शन सी है साइमन कमीशन, ऑप्शन डी है भारत सरकार अधिनियम 1935। तो ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की थी दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की गई थी। इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 53वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि भारत सरकार अधिनियम 1935 क्या है, भारत सरकार अधिनियम 1935 निम्नलिखित में से किसकी रिपोर्ट पर आधारित था। भारत सरकार अधिनियम 1935 निम्नलिखित में से किसकी रिपोर्ट पर आधारित था। ऑप्शन ए है कैबिनेट मिशन, ऑप्शन बी है क्रिप्स मिशन, ऑप्शन सी है रॉलेट कमीशन, ऑप्शन डी है साइमन कमीशन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि भारत सरकार अधिनियम 1935 निम्नलिखित में से किसकी रिपोर्ट पर आधारित था, तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर। साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर जो था दोस्तों वह हमारा भारत सरकार अधिनियम 1935 आधारित था। ठीक है, इस प्रकार सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कुछ विशेषताएं दी गई हैं दोस्तों। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कुछ विशेषताएं दी गई हैं। चलिए देखते हैं। पहला कह रहा है कि गवर्नरी प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति, एबॉलिशन ऑफ डायरकी इन स्टेट। ठीक है, एबॉलिशन ऑफ डायरकी इन स्टेट पहला है, गवर्नरी प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति। दूसरा है दोस्तों गवर्नरों को विधायी क्रियाओं में निषेधाधिकार, वीटो की शक्ति तथा स्वयं द्वारा विधि बनाना। तीसरा है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के नियम की समाप्ति। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह है दोस्तों हमारा ऑप्शन बी, यानी कि 1 और 2 जो पॉइंट दिया गया है यह सही है। यानी कि गवर्नरी प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति, गवर्नरी प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति, एबॉलिशन ऑफ डायरकी इन स्टेट यह सही है दोस्तों। और दूसरा जो है गवर्नरों को विधायी क्रियाओं में निषेधाधिकार की शक्ति तथा स्वयं द्वारा विधि बनाना। गवर्नरों को विधायी क्रियाओं में निषेधाधिकार की शक्ति तथा स्वयं द्वारा विधि बनाना, यह भी स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन थर्ड जो है दोस्तों यह गलत है। इस प्रकार सही आंसर ऑप्शन बी, यानी कि 1 और 2 जो हमारा स्टेटमेंट है वह सही दिया गया है। गवर्नरी प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति, एबॉलिशन ऑफ डायरकी इन स्टेट यह भी सही है। और गवर्नरों को विधायी क्रियाओं में निषेधाधिकार की शक्ति तथा स्वयं द्वारा विधि बनाना यह भी सही है। और जो हमारा ऑप्शन 3 है, मतलब ऑप्शन थर्ड जो है वह गलत दिया गया है। चलिए इस प्रकार सही आंसर ऑप्शन बी 1 और 2 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 55वें प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है हमारा 55 दोस्तों, जो 55वां प्रश्न है यह कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की। क्या है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था, भारत की संघीय संरचना, जिम्मेदार केंद्रीय सरकार। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की दोस्तों प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था। क्या है, प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा समाप्त किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था। सही आंसर ऑप्शन बी।
चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है हमारा 56वां नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में पहला है प्रांतीय स्वशासन का उपबंध था, ठीक है। दूसरा है एक संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना का उपबंध था। थर्ड पॉइंट है केंद्र में अखिल भारत संघ का उपबंध था, ठीक है। तो तीनों पॉइंट जो दोस्तों हैं वह सही दिया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि 1, 2 और 3। प्रांतीय स्वशासन का उपबंध था, यह सही है। एक संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना का उपबंध था, यह भी सही है। केंद्र में अखिल भारत संघ का उपबंध था, यह भी सही है। इस प्रकार सही आंसर 1, 2 और 3, यानी कि डी 1, 2 और 3 तीनों सही है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। सही आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या कहता है दोस्तों। कह रहा है कि 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन बी है इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली। ऑप्शन सी है इसमें भारत विभाजन उल्लिखित है। ऑप्शन डी है इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई। तो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इसलिए महत्वपूर्ण है दोस्तों क्योंकि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। सही आंसर ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। 57वां नंबर प्रश्न था। चलिए 58वें नंबर प्रश्न की दोस्तों 58वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सा एक वैशिष्ट युक्त नहीं है। क्या है 1935 के भारत सरकार अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सा एक वैशिष्ट युक्त नहीं है। केंद्र में साथ ही साथ राज्यों में द्वैध शासन, द्विसदनी विधानमंडल, प्रांतीय स्वायत्तता, एक अखिल भारतीय संघ, ठीक है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों केंद्र में साथ ही साथ राज्यों में द्वैध शासन, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्र में साथ ही साथ राज्यों में द्वैध शासन। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सा एक वैशिष्ट युक्त नहीं है। केंद्र में साथ ही साथ राज्यों में द्वैध शासन, ऑप्शन ए, ठीक है। 1935 के द्वारा दोस्तों राज्यों में द्वैध शासन को हटा दिया गया था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कि 1935 के भारत अधिनियम 1935 के भारत अधिनियम द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा थी। क्या है 1935 के भारत अधिनियम द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा क्या थी। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए है राजसी प्रांतों पर और अधिक प्रत्यक्ष राजनैतिक और प्रशासनिक नियंत्रण रखना, ठीक है। ऑप्शन बी है उपनिवेश के प्रशासन में राजाओं को सक्रिय रूप से शामिल करना, ठीक है। ऑप्शन सी है अंग्रेजों द्वारा समस्त राजसी प्रांतों के संपूर्ण राजनैतिक और प्रशासनिक अधिग्रहण को अंततः प्रभावी बनाना। ऑप्शन डी है राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, ठीक है। क्या है ऑप्शन डी पढ़ेंगे। राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है दोस्तों वह कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं। क्या है 60वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं। यह कहा था ऑप्शन देखेंगे जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी एस.सी. बोस। यह कहा था दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के अधिनियम के बारे में कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों 61वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था। क्या है किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था। ऑप्शन ए है 1858 का अधिनियम, ऑप्शन बी है 1909 का अधिनियम, ऑप्शन सी है 1919 का अधिनियम, ऑप्शन डी है 1935 का अधिनियम, ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों
1935 का अधिनियम। ठीक है, 1935 का अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो 62वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? क्या है? निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? ऑप्शन ए है 1909 का भारतीय काउंसिल अधिनियम, ऑप्शन बी है 1919 का भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन सी है 1935 का भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन डी है 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया था 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया था 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। सही आंसर ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 63वां नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था? क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था? ऑप्शन ए है रामगढ़ अधिवेशन 1940, ऑप्शन बी है लखनऊ अधिवेशन 1936, ऑप्शन सी है फैजपुर अधिवेशन, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो लखनऊ अधिवेशन 1936 जिसकी अध्यक्षता दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने की थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने लखनऊ अधिवेशन 1936 में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने लखनऊ अधिवेशन 1936 में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार कर दिया था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा कि केंद्रीय विधानसभा का के निम्नांकित में से कौन सा से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए? ठीक है दोस्तों, चलिए देखेंगे। ऑप्शन ए 1926, ऑप्शन बी 1937, ऑप्शन सी 1945। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है कि केंद्रीय विधानसभा का के निम्नांकित में से कौन सा से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ या हुए? ऑप्शन ए है 1926, ऑप्शन बी है 1937, ऑप्शन सी 1945। चलिए हम लोग ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या दिया गया है। ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ए और सी, यानी कि जो 1926 और 1945 का निर्वाचन हुआ था दोस्तों, वह भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। जो केंद्रीय विधानसभा का निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था, वह दोस्तों 1926 और 1945, यानी कि सही आंसर हो जाएगा हमारा ए और सी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 65वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है दोस्तों कि भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? 1930 में, 1934 में, 1945 में, 1947 में। तो भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत जो भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन था वह 1945 में आयोजित किया गया था। सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 66वां नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? क्या है? निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है एम ए जिन्ना, ऑप्शन डी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के अधिनियम को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था। जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 67वां नंबर प्रश्न दोस्तों क्या कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में किस रूप में समाविष्ट किया गया? क्या है? भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में किस रूप में समाविष्ट किया गया? ऑप्शन ए है मूल अधिकार, राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, भारत सरकार के कार्य का संचालन। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह है दोस्तों राज्य के नीति निदेशक तत्व। राज्य के नीति निदेशक तत्व के रूप में भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में समाविष्ट किया गया था। किसके रूप में? राज्य के नीति निदेशक
तत्व के रूप में। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 68वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी। ऑप्शन ए है दोस्तों संघीय विधानमंडल, ऑप्शन बी है गवर्नर जनरल, ऑप्शन सी है प्रांतीय विधानमंडल को, ऑप्शन डी है प्रांतीय राज्यपालों को। तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 में दोस्तों जो स्थापित संघ था उसमें अवशिष्ट शक्तियां दी गई थी गवर्नर जनरल को। ठीक है, किसको? गवर्नर जनरल को। सही आंसर ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं 69वें प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित अधिनियमों में से किसके द्वारा भारत परिषद इंडिया काउंसिल को समाप्त किया गया। क्या है? निम्नलिखित अधिनियमों में से किसके द्वारा भारत परिषद यानी कि इंडिया काउंसिल को समाप्त किया गया। ऑप्शन ए है मार्ले मिंटो सुधार 1909, ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन डी है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा दोस्तों भारत परिषद इंडिया काउंसिल को समाप्त किया गया। ठीक है, इंडिया काउंसिल को समाप्त किया गया। भारत परिषद जो था हमारा इंडिया काउंसिल उसको समाप्त किया गया भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 19 दोस्तों निम्नलिखित हम लोग फिर से देखेंगे, निम्नलिखित अधिनियमों में से किसके द्वारा भारत परिषद इंडिया काउंसिल को समाप्त किया गया। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 70वां नंबर प्रश्न। यह किसने कहा था मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है। ठीक है, क्या है? यह किसने कहा था कि मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है। ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है सरदार पटेल, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है डॉक्टर BR अम्बेडकर। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था कि मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या? चलिए दोस्तों बढ़ते हैं 71वें नंबर प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है? स्टेटमेंट दिया गया है कि क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो। डैश अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। निम्नलिखित में से किसने उपर्युक्त वाक्य को संविधान सभा के बहस में कहा था। ऑप्शन ए है दोस्तों सोमनाथ लाहिड़ी, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी है NG रंगा। फिर से देखेंगे क्या स्टेटमेंट कह रहा है कि क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहाँ पृथक मताधिकार हो। डैश अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। निम्नलिखित में से किसने उपर्युक्त वाक्य को संविधान सभा के बहस में कहा था। ऑप्शन ए है सोमनाथ लाहिड़ी, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी है NG रंगा। इस स्टेटमेंट को कहा था दोस्तों ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कि क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहाँ पृथक मताधिकार हो। अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। किसने कहा था? ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा दोस्तों देखेंगे। ठीक है, यहाँ दोस्तों मिलान करवाया गया है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है हमको। 72वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है चलिए देखेंगे। दी रेगुलेटिंग एक्ट 1773, दी रेगुलेटिंग एक्ट 1773, तो इसको हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों चौथे नंबर ऑप्शन से, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो थी वह की गई थी दोस्तों दी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। ठीक है, 1773 के द्वारा। हमारा जो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 है इसके द्वारा दोस्तों सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का प्रारंभ किया गया था। सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का प्रारंभ किया गया था। ठीक है, और जो भारतीय सरकार अधिनियम 1919 है इसके द्वारा द्वैध शासन का प्रारंभ किया गया था। और जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है इसके द्वारा प्रदेशों की स्वायत्तता के लिए प्रावधान किया गया था। चलिए फिर देखेंगे एक बार। दी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो ए को हम लोग मिलान करेंगे चौथे नंबर से। ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 इसके द्वारा प्रावधान सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का प्रारंभ किया गया था। तो इसका मिलान बी नंबर जो है इसका मिलान हम लोग तीसरे नंबर से करेंगे, यानी कि सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का प्रारंभ। और ऑप्शन सी है जो भारतीय सरकार अधिनियम 1919 है इसका मिलान हम लोग करेंगे द्वैध शासन का प्रारंभ। भारतीय सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा दोस्तों द्वैध शासन का प्रारंभ किया गया था।
और ऑप्शन डी जो है हमारा लास्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935, इसके द्वारा हम लोगों ने प्रदेशों की स्वायत्तता के लिए प्रावधान किया था। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 4, 3, 2 और 1। 4, 3, 2 और 1 क्या आंसर हो जाएगा हम लोग एक बार 4, 3, 2 और 1। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या दोस्तों, जो 73वां नंबर प्रश्न है वह कह रहा है कि ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था। क्या है, ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था। ऑप्शन देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन बी देखेंगे चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन सी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और ऑप्शन डी है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट्स 1955। ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था, तो वह था दोस्तों प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 सही आंसर ऑप्शन डी। इस प्रकार दोस्तों ये चैप्टर हम लोग का यहीं पे समाप्त होता है। इस चैप्टर में दिए गए 73 क्वेश्चनों को हम लोगों ने पूरी तरीके से दोस्तों कवर कर लिया है। यदि आपको दोस्तों हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही लगातार पढ़ते रहें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।